तंजीम की जानिब से 12th क्लास के बच्चों के लिए एक रहनुमाई कैंप का इनेकाद किया गया, क्योंकि आने वाला जो हमारा एक अहम इम्तिहान है जिससे आप लोगों को गुजरना है, जो आपकी ज़िंदगी का एक अहम इम्तिहान है, उस इम्तिहान के ताल्लुक़ से आपको रहनुमाई फराहम करना, ये इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में ये कैंप इनेकाद किया गया है और ताख़ीर ना करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्दो सना से होता है, तो अल्लाह ताला तमाम कायनात का रब है और सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से चलता है। उसी ने हम सब की रहनुमाई के लिए बंदों को रब का तारुफ़ कराने के लिए अपने मासूम बंदों को दुनिया में मबूस फरमाया और सबकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम जैसी अज़ीमुश्शान किताब अता फरमाई। लिहाजा आज की इस बज़्म का आगाज़ करने के लिए कुरान पाक की तिलावत से मैं 12th क्लास के मोहम्मद अनस को यहाँ दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान करीम की तिलावत से इस बज़्म का आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सारिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी आनाकिहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़मऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। कुरान करीम की तिलावत से तकरीब का आगाज़ हो चुका है। आज की इस तकरीब में हमारे दरमियान में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सेवा तंजीम के अरकान यहाँ मौजूद है, जिसमें जनाब शेख आसिफ साहब यहाँ मौजूद है, मोहम्मद हसीब साहब, मोहम्मद तौसीफ़ एडवोकेट साहब और मोहम्मद वसीम कुरैशी साहब जो कि इंजीनियर है। ये तमाम अहबाब सेवा तंजीम की जानिब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं हमारी स्कूल के प्रिंसिपल सर की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से इन लोगों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें। आपको आज यहाँ पर इस सेशन में रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जनाब मोहम्मद वसीम साहब यहाँ पर एक रहनुमा रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से, गोल सेटिंग के ताल्लुक़ से और जो भी स्ट्रेटजीज़ होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाएंगे। उसी तरह हमारे दरमियान में मोहम्मद तौसीफ़ एडवोकेट साहब मौजूद है। वो आपको LLB या लॉ कोर्स क्या होता है, उसके क्या फ़वाइद है, क्या स्कोप है, उसके ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाएंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जनाब मोहम्मद, आप ही ले रहे हैं ना, वसीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने सेशन का आगाज़ फरमाएँ। हमारे दरमियान में जनाब मोहम्मद शादाब भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो MKCL की जानिब से यहाँ आए हैं और IT से रिलेटेड आपको गाइडेंस करेंगे। आप शादाब भाई के लिए एक मरतबा ताली बजा दीजिए। वसीम साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रा सेशन को आप बहुत इत्मीनान से सुने और जो भी अपने डाउट्स हैं, जो सवालात हैं, जो जहन में ख़दशात है एग्ज़ाम को लेकर या करियर को लेकर, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये पूरी टीम वरूड़ ताल्लुक़े के ये जो अहबाब है, इनका एक मकसद, ये मंशा है कि हमारे वरूड़ और मोरसिद ताल्लुक़े में कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि उसको रहनुमाई मैसर ना हो, ताकि उसको पछतावा ना हो
कि काश मुझे कोई रास्ता बता देता तो मैं भी आज यहाँ पर रहता था। ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले जो स्टूडेंट गुजरे हैं उनको इस तरह की रहनुमाई के कैंप मैसर नहीं आए हैं, इसलिए इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे आप, उम्मीद है इसी। जी जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? इसमें से कितने लोग आर्ट्स के ज़रा अपना हाथ उठाइए। अच्छा, लड़कों में नहीं है? ओके। और कितने साइंस से है? माशाल्लाह, काफ़ी सारे तादाद में लोग साइंस से हैं। जैसा कि सर ने आपके सामने बयान किए कि प्रोग्राम जो है एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम है, एक रहनुमाई है। तो इस साल हमने ऐसे शुरू किए कि मिशन रहनुमाई के तहत इंशाल्लाह अपने एरिया के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बच्चों को गाइडेंस ही नहीं होता है कि आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो उसमें हम चीज़ें उनके लिए गाइड करेंगे ताकि उनको एक सही रहनुमाई मिल सके। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो सेवा की टीम काम कर रही है, तो उसके लिए मैं मुतालिक आपको आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो उसमें भी आपको डिटेल में पता लगेगा कि कैसे हम लोग का काम करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, ये स्पेशल प्रोग्राम आप लोग के लिए रखा है। तो आप समझिए कि हमने इसमें कंबाइन नहीं किए कि हमने 10th वाले या अदर स्कूलों को बुलाए, सिर्फ 12th के, वो भी उर्दू स्कूल के बच्चे। तो आप समझ सकते हो कि आप कितने हमारे लिए ख़ास हैं। इसी बात पर एक बार तालियां बजा दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें ये चीज़ है कि करियर गाइडेंस के साथ साथ आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रिपरेशंस करना है, इस पर भी मैं मुख्तसर से आपको बात बताऊंगा कि आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स आ सकते हैं। अगर किसी ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और थोड़ा सा 1 महीना ऑलमोस्ट बचा है शायद, राइट, 1 ही महीना है ना, तो 1 महीने में भी आप इतनी तो अपनी स्टडी कर सकते हैं कि ताकि एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकें। तो इसके 2 पार्ट रहेंगे जो हमने इसको डिवाइड किए कि एक में आपको मुख्तसर से हम करियर गाइडेंस के बारे में बताएंगे, दूसरे पार्ट्स के अंदर में हम आपको एग्ज़ाम से मुताल्लिक चीज़ें बताएंगे ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर में कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं कि स्पेशल 12th के स्टूडेंट्स के लिए रखा है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है इस प्रोग्राम के लेने के कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, उनके माइंडसेट के ऊपर में काम करना। आपको माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर सही माइंडसेट रहेगा तो आप सही जगह जाओगे, गलत माइंडसेट रहेगा तो आप गलत साइड जाओगे। फिर उसमें आपका एग्ज़ाम के अंदर में आपको कैसे मार्क्स लेना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कोई पढ़ के बता सकता है ये क्या लिखा है? ये बहुत ही फेमस बुक है यू कैन विन करके, शिव खेड़ा की। उसमें का एक कोट है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप ही के स्टूडेंट्स के अंदर में से बहुत सारे एक ही क्लास में एक ही टीचर सबको पढ़ाता है। कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं और कुछ बच्चे बहुत कम रहते हैं और कुछ पास भी नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? तो जो बच्चे अच्छा करते हैं बस उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो वही है कि जो जीतते हैं वो कोई मुख्तलिफ या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते, बल्कि उनके काम करने का जो तरीका होता है वो बस थोड़ा सा डिफरेंट है, और हमको वही तरीका सीखना है। हमको क्या सीखना है? वही तरीका सीखना है, तब जाके हमारी कामयाबी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइंडसेट क्या होता है, तो जब भी माइंडसेट की बात करते हैं तो हमारा नज़रिया, एटीट्यूड मतलब नज़रिया, उसके साथ हमारा बिहेवियर। अब हमारा सही नज़रिया रहेगा तो सही बिहेवियर रहेगा। बिहेवियर मतलब क्या? हमारा लोगों के साथ में रवैया, कि हम कैसे किसी से बात करते हैं, हमारे वालिदैन के साथ में हमारा रवैया, हमारे टीचर के साथ में हमारा रवैया, उसके साथ ये सारी चीज़ों के साथ जो चीज़ें हमें अपने टीचर ने पढ़ाए हैं, तो क्या उन चीज़ों के ऊपर हम सही तरीके से काम कर सकते हैं, उसे एक्शन कहते हैं। और डेफिनेटली अगर आपका एक्शन होगा तो ही आपको सक्सेस मिल सकती है। और अभी आपके लिए सक्सेस क्या है? क्या है सक्सेस? अभी 12वीं को पास करना, 12वीं में अच्छे नंबरात को हासिल करना। जैसे मैं आपके सामने एक कहानी बताता हूँ कि एक मेला था, मेले के अंदर में आपने भी देखा होगा कि मेला जब लगा हुआ रहता है तो एक वो हीलियम से, साइकिल के ऊपर में एक हीलियम का सिलेंडर होता है, उसमें वो क्या करता है, एक बलून वाला, उसके पास में रंग बिरंगी बलून होते हैं, तो वो उसमें गुब्बारों में, बलून में हवा भरता है, वो वहाँ पे बच्चे जम जाते हैं। तो वो एक मेले में गुब्बारे बेचने वाला इसी तरीके से अपनी काम कर रहा था। तो जब भी उसके पास बिक्री कम होती तो वो क्या करता, एक गुब्बारे में हवा भर के ऊपर छोड़ देता, जिसे मेले में मौजूद बच्चे जो रहते हैं वो बच्चे उस गुब्बारे को देखकर उसकी तरफ वापस से आते हैं। वो हर बार ऐसे ही करता। तो उसने देखा, लंबा सा कोट पहना हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा कैप लगी हुई थी,
और साइड में वो देखा अपने काम में मशगूल था, तो साइड में देखा कि एक छोटी सी बच्ची 3 से 4 साल की होगी, उसका कोट खींचती है और कहती है कि अंकल क्या काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ेगा? तो उसने बच्ची की तरफ देखा, वहाँ बच्ची की तरफ देख के उसने कहा कि बेटा जो गुब्बारा उड़ता है वो उसके रंग की वजह से नहीं, उसके कलर की वजह से नहीं, बल्कि उसमें मौजूद हवा की वजह से उड़ता है, जो हीलियम उसमें मौजूद है। तो आप समझे कि ये कहानी क्या सिखाती है हमें कि अगर हम क्या है, लड़का हो, लड़की हो, काले हो, गोरे हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी, डजेंट मैटर, फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। अमेरिका की अगर हम बात करें, सिलिकॉन वैली के अंदर में जो आजकल बहुत टेक कंपनीज़ है, तो उसमें काफ़ी सारे इंडियंस हैं जिनको वो एशियन बोलते हैं। तो मतलब वहाँ कंपनी के सीईओज़, जैसे यूट्यूब के देख लो, माइक्रोसॉफ्ट के, बहुत सारे ऐसे सीईओ जो इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मौजूद काबिलियत की वजह से वो चीज़ें आगे पहुँची हैं। तो इसीलिए राइट माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि अगर आपका राइट माइंडसेट होता है तो आपको जो कामयाबी मिलती है ना, वो कामयाबी आपकी मिलना शुरू हो जाती है। मुझे पढ़ना है, मुझे एनी हाउ ये चीज़ को एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है, समझ रहे आप? 2 चीज़ों में एक ही सेंटेंस है, लेकिन आपके नज़रिए का फ़र्क है कि ठीक है पढ़ना तो है, लेकिन कब करोगे? और एक पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर जब ये पढ़ना ही है ना, तो ये आपको आराम से आपको कामयाबी देती है। और उससे क्या रहता है कि एक तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं कि मेरे से नहीं होगा या मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वो निगेटिव थिंकिंग है। कभी भी अपने आप को निगेटिव नहीं कहना है, हमेशा अपने आप में ये चीज़ मेंशन करना है कि भाई मैं कर सकता हूँ। फिर अपने साथ तो अल्लाह की मदद ज़रूर आना है। तो इसीलिए अपने आप में बिलीव करना, वही सेकंड पॉइंट का जो है ना वो मतलब है। एक चीज़ रहता है ग्रोथ माइंडसेट। कोई बता सकता है कि इसका मतलब क्या होगा ग्रोथ माइंडसेट? अच्छा, कोई पढ़ के बता दो, चलो। समझ में आया? एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। एम्ब्रेसिंग के मतलब होते हैं गले लगाना। तो जो भी मुश्किलात आपको आती है उसको गले लगाना है। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं। मैथमेटिक्स कितने लोगों का है? अच्छा, माशाल्लाह। और इसमें से फिज़िक्स तो सभी का है। किस किस को फिज़िक्स में प्रॉब्लम जाती है? बहुत सारे लोग हैं। तो फिज़िक्स में क्या प्रॉब्लम जाती है? आप बता सकते क्या प्रॉब्लम जाती है फिज़िक्स में? हाँ, फॉर्मूला पुटअप करने में, उसको हम देखेंगे बाद में। फॉर्मूला पुटअप करने में तो ये जैसे बता रहे, सभी को ये प्रॉब्लम होती है फिज़िक्स में। किसी को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत जाती होगी, स्वाभाविक है, हो सकता है। और किसने कहा था फिज़िक्स में तुमको क्या प्रॉब्लम जाती है फिज़िक्स में? अरे भाई, लड़कियां आगे निकल रही है, लड़कों को बोलना है कॉन्फिडेंस लाओ। क्या प्रॉब्लम जाती है फिज़िक्स में? थ्योरी याद नहीं होती है, ठीक है। अब ये थ्योरी याद नहीं होती है तो कैसे याद करना, उस पर भी हम देखेंगे। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स होती है कि हर एक का प्रॉब्लम अलग है। इन बच्ची का प्रॉब्लम ये था कि इन्हें फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है थ्योरी का, किसी और का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा। सीमित इसी तरीके से आर्ट्स के स्टूडेंट्स के रहते हैं। आर्ट्स वालों को क्या प्रॉब्लम जाती है? हाँ, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्यों प्रॉब्लम जाती है? क्या चीज़ समझ में नहीं आती है? क्या नहीं आती है समझ में आपको इकोनॉमिक्स के अंदर? तारीफ याद नहीं रहती, मत करो उनकी तारीफ मत करो, उनको लर्न करो, जस्ट पार्ट ऑफ जोक्स। ताकि कैसा रहता है कि जो डेफिनेशंस आपने बताए, तारीफ याद नहीं रहती है, तो वो क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। तो वो एक चैलेंज है आपके सामने। फिजिक्स में फॉर्मूला एक चैलेंज है, थ्योरी एक चैलेंज है, कॉन्सेप्ट एक चैलेंज है। तो उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद में जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको फिर सीखो कि हाँ मैंने क्या गलती की थी। नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज़ आती है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में एक राइट माइंडसेट है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है, ये आपका माइंडसेट हो गया, ये आपका नज़रिया हो गया। जिस तरीके से आप वो बलून की कहानी देखते हो कि हवा में भरा गुब्बारा उसमें मौजूद हवा से गुजरता है, ना कि उसके रंग की वजह से। तो उसी के बाद अब आप आता है कि ठीक है गुब्बारा तो हवा में उड़ गया, लेकिन उसे का जाना कहाँ है?
तो इसीलिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है वो आती है कि गोल सेटिंग, गोल और आपका एम। अब ये गोल क्या होता है? फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं इसमें से? सभी खेलते हैं। तो क्या होता, थोड़ा बता सकते हैं? मुझे नहीं पता फुटबॉल के बारे में। गोल करना पड़ता है, अगर थोड़ा सा राइट साइड में चले जाए तो गोल होगा? नहीं होगा। और दूसरी चीज़ रहती है कि गोल करते समय पूरी एनर्जी से हमको सिर्फ एक ही निशाना दिखते कि मुझे बॉल कहीं पे भी जा रहा है। आप देखें फुटबॉल तो आपने देखे होंगे, तो जब फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें सारा ग्राउंड हमको पड़ा है, 2 गोल साइड है, एक हमारे साइड का, दूसरे साइड का। तो हम अपोनेंट की तरफ मारते, क्यों हमारे साइड में क्यों नहीं मारते हम लोग? क्योंकि हमको पता है इधर में कुछ नहीं आएगा। तो सारा मैदान फैला हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, सब लोग उसके पीछे, बॉल के पीछे लगे, लेकिन हमको पता है कि गोल हमको कहाँ करना है। जब हमको ये चीज़ हमारे करियर में पता होती है ना, तो डेफिनेटली फिर कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हम कहाँ गोल करेंगे? जहाँ उसका ज़रूरत रहेगी। तो वो जो गोल होता है वो बहुत ज़रूरी रहता है, और उसके लिए हमारा मकसद का होना बहुत ज़रूरी रहता है। वो हमको एक डायरेक्शन देता है, और एक डायरेक्शन देता है। एक गोल आपने कंप्लीट कर लिए, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं यार मुझे करना है। जैसे मैं एक ये गोल हो गया। दूसरा, आप शिप का देख रहे हो एग्जाम्पल। अब आप सोचिए, एक शिप चल रही है, एक शिप है, उसमें मौजूद सारे क्रूज़ है, मतलब उसमें कैप्टन्स है, उसमें जितने उनके क्रूज़ होते हैं, इंजन सिस्टम वाले हैं, या फिर जितने भी एक क्रूज़ होते हैं सारे बताने वाले, और उसे अपने डायरेक्शन पता है कि भाई एक शिप यहाँ से निकली है मुंबई से, उसे जाना है दुबई के लिए। तो वो शिप क्या प्रॉपर अपने रास्ते पर जो एम रहेगा, उसका मकसद रहेगा, वहाँ पहुँच पाएगी? बराबर पहुँच पाएगी? चलो ठीक है। अब वही शिप दुबई से इंडिया आने के लिए निकली है, लेकिन उसमें कोई भी ना क्रू मेंबर है, ना ही कोई चलाने वाला है, बस उसको हवा के भरोसे छोड़ दिए। तो क्या वो मुंबई आ पाएगी? क्यों? चलाने वाला कोई नहीं होता है। तो सेम तरीके से यही एक प्रिंसिपल हमारे लाइफ पे भी अप्लाई होता है कि ज़िंदगी हमारी है, ब्रेन हमारा है, सेम इसी शिप की तरह। मतलब जैसे हमारी बॉडी है, लेकिन उसको चलाने वाला हमारा ब्रेन, हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड, हमारा गोल है। अगर वही नहीं रहेगा तो कहाँ चले जाएंगे शिप, है ना? तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हमारे मकसद को पाना बहुत ज़रूरी। क्योंकि देखो, अभी आप लड़के हो, अभी आप 12th में हो, 12th से पार करके तो निकलना ही है। हम भी निकले हैं, ठीक है, सभी लोग निकलते हैं 12th से। फिर आगे कोई पढ़ाई करेगा, कोई किसी और फील्ड में जाएगा, कोई किसी और फील्ड में जाएगा अपनी काबिलियत के हिसाब से, या फिर किसी की शादी हो जाएगी, कोई वो एक लाइफ रहेंगी, कोई कुछ काम करेगा। ये तो पार्ट है ना, इससे तो कोई ये नहीं कर सकते। आप 2-3 महीनों के मेहमान हो, उसके बाद तो आपको लाइफ में रहना है। लेकिन उसके बाद क्या, आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो स्मार्ट करके, ये वर्ड्स को बड़ा याद रखना, स्मार्ट करके। स्मार्ट मतलब ये चलता है कि आपका एक स्पेसिफिक गोल चाहिए। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे लॉयर बनना है तो मुझे लॉयर ही बनना है, मुझे बिज़नेस करना है तो मुझे बिज़नेस ही करना है। उसके बाद एम से ये चलता है कि मेजरेबल। अच्छा, अब मुझे डॉक्टर तो बनना है, लेकिन अब मैं कैसे बनूंगा या कैसे बनूंगी? तो वो मेजरेबल है क्या, मुझसे वो कैपेबिलिटी है, वो चीज़ होती है मेजरेबल। उसके बाद में आता है अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब क्या, वो सच में मेरे लिए पॉसिबल करना है, पॉसिबल है क्या, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बता सकता है कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, मतलब क्या करना चाहते हो लाइफ में? हाँ, लॉयर बनना चाहते हो। तो लॉयर क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, कोई इशू नहीं। उसी के लिए ये सेशन है कि हम क्यों करना चाहते हैं। ये सेशंस के बाद आपको अपना गोल डिसाइड करना है। रिलेवेंट, कोई बोल सकता है रिलेवेंट से मतलब क्या मुराद है यहाँ पे, बताइए। रिलेवेंट क्या चीज़ होती है? रिलेवेंट मतलब क्या भाई, वो सच में मेरी लाइफ से रिलेटेड है क्या। और टी होता है कि उसके लिए मुझे कितना टाइम देना है, राइट। जैसे कि अभी सपोज तुम देख लो एक एग्जांपल के तौर पे कि उन्हें एमपीएससी करना है या यूपीएससी करना है, कलेक्टर बनना है। अब हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कलेक्टर के लिए पढ़ रहे, 5-5 साल ले रहे, 6-6 साल लग रहे। तो भाई 6 साल के बाद क्या, इतना टाइम नहीं देना चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करो तो 3 and 4 ईयर्स के अंदर में आपने क्लियर करना चाहिए। तो अगर आपके पास में किसी भी गोल के लिए टाइम बॉन्ड नहीं रहेगा तो आपके लिए वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज़ें आप कर सको। अभी 12th के आपके एग्ज़ाम है, आप सोचोगे मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे,
बाद में देख लेंगे, तो सच में पॉसिबल होगा क्या? नहीं, मुझे करना है ये स्पेसिफिक टाइम में, मुझे ये टॉपिक को आज के आज ख़त्म करना है, मीन्स ख़त्म करना है एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसका मतलब होता है कि टाइम बॉम्ब। जब हम किसी चीज़ को टाइम बॉन्ड देते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए करना बहुत आसान होती है, हम पर प्रेशर बढ़ता है, और फिर वो चीज़ प्रेशर जब हम पे बढ़ता है तो हम उस चीज़ को करते हैं, राइट। तो वो चीज़ों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अब जैसे मैंने गोल की बात बताया था, तो इसमें दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया कि शॉर्ट टर्म गोल हो गया, मीन्स अभी मुझे एग्ज़ाम है 12वीं के, मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को मीडिया में जाना है, किसी को वीडियो एडिटिंग इन्फ्लुएंसर बनना है, क्योंकि आज ये भी टर्मिनोलॉजी होगी, अच्छी है, ऐसा कोई मैं से ख़राब नहीं मानता हूँ। इन्फ्लुएंसर बनना है, कितने लोग इसमें से चाहते हैं कि नहीं इन्फ्लुएंसर बनना है करके? कोई है लड़का, वीडियो एडिटिंग वगैरह आती है किसी को? अच्छी जो फ़ोटो खींचता है, वीडियो एडिटिंग करता है ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या रहता है कि आपके एग्ज़ाम को क्लियर करना, और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल में कि मैंने जैसे बताया कि कोई भी आप एक एम को डिसाइड करते हो उसके लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ये आता है कि हम लोग करते हैं टाल मटोल। प्रोक्रास्टिनेशंस का मीनिंग होता है टाल मटोल की आदत, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके दूसरे दिन करेंगे, है ना? होता है कि नहीं होता है? कितने दिन से हम सोच रहे हैं, जिम की बात ले लो, जिम कोई जाते हैं जैसे, तो वहाँ सोचते हैं यार मैं कल चला जाऊँगा, परसों चला जाऊँगा, होता है ना अक्सर ऐसा। तो वो टाल मटोल की आदत हमें पीछे रोकती है। तो उसमें क्या होता है, कॉमन एक्सक्यूजेस, अभी तो मेरे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है, क्या होता है, क्या बोलते, बोलो ना, अरे बोलो, एनर्जी डाउन हो गई है, हाँ, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त ही नहीं है, टाइम इज़ टू शॉर्ट्स, ठीक है ना, कल करेंगे, कब करेंगे, कल करेंगे, ये होते बोलते हम लोग। तो वो चीज़ रहती, सर ने होमवर्क दिए, सर ने बोले कर लो, करके लेके आना, तो क्या बोलते हैं, कल करेंगे, वो एक चीज़ रहती है। नाउ सोल्यूशन क्या है? इन चीज़ों का सोल्यूशन ये है कि अपने टास्क को, अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पर आप बहुत तवज्जो दो। अगर कभी आपने, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने स्टडी नहीं की है, अभी भी जैसे कुछ बच्चियों की स्टडी बची हुई है, किसी की 80% और किसी ने 0 स्टडी है, समझो तुम्हारी 0 स्टडी है, तब भी अपन इस पर अभी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो क्या करना है सोल्यूशन, इसको सेम लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो और अपने स्टडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ करना है कि अपने जो टॉपिक्स है, अपने जो गोल है, उनको स्पेसिफिकली छोटे छोटे स्मॉलर ब्रेक में करना है। जैसे आपने कहा था कि मुझे फार्मूला याद नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता वो फार्मूला, तो उसके मेन फार्मूले को देखना है, फिर उसको ब्रेकआउट करना है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I=mr, है ना, फिर उसमें देखना कि m क्या है, r क्या है, फिर डिस्क रहती है, वो चीज़ें मैं अभी बताऊंगा उसमें। तो अपने टॉपिक्स को क्या करना है, बोलो जल्दी ज़ुबान से, ब्रेकआउट करना है। ब्रेकआउट मतलब उसको तोड़ना है छोटा छोटा, सीधे अपना डेली शेड्यूल करना है। शेड्यूल बना के आपको देखना है कि मुझे कब कौन सी स्टडी करना है। थर्ड इसमें आता है कि अपने आप को रिवॉर्ड दो, ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे नहीं करते। अभी हमने एक टॉपिक अगर कंप्लीट कर लिए तो अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है। नहीं भाई मुझे अपने चॉकलेट देंगे, जैसे अभी फुटबॉल खेलने जा रहे हो सारे लड़के, टॉपिक ख़त्म करो फिर यार मैं फ़ुटबॉल खेलने जाऊँगा, टॉपिक ख़त्म करो फिर मैं कोई अपनी समझो कोई, अगर मुझे यूट्यूब के आपको शौक़ है या कोई ड्रामा आप देखते हो, स्पेशली लड़कियां, या कोई बुक्स पढ़ते हो, होता है, तो उसमें आप सोचोगे नहीं पहले मुझे स्टडी कंप्लीट करना है, मैं उसके बाद में फिर आगे इसको देखूंगा। तो उससे कहते हैं कि अपने आप को रिवॉर्ड देना। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को देखो। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें, सर अभी एग्ज़ाम हो गए क्या, एग्ज़ाम जैसे टेस्ट वगैरह, कितने लोगों को ऐसा था कि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर फील हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा और उसके बाद में एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया कॉमन टेस्ट में? लड़कों में बताओ कोई? तो वही सोच रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम के लिए प्रेशर नहीं ले रहे, लेकिन क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें प्रेशर लेना चाहिए अपने आप को। तो मैं ये बता रहा था कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें। अगर आपको एग्ज़ाम में प्रेशर जाता है, अभी नहीं आएगा सर, कुछ दिन के बाद में आएगा, कुछ दिन बाद, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो आना ही है 100% श्योर। वो तो फिर मतलब चाहो या ना चाहो वो आपके ऊपर बैठे ही रहेगा, वो बादल की तरह। तो अगर अभी आपको प्रेशर नहीं भी आता है तो तब वो एग्ज़ाम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि अपने ऐसे दोस्त आप देखो जो पढ़ाई में अच्छे हैं, या फिर अपने टीचर्स के साथ, ये एग्ज़ाम पीरियड है, या आपके कलीग के साथ में, तो उनके साथ अपने आप को सराउंडेड रखो। क्यों ऐसा होता है? सराउंडेड रखने का मतलब ये चीज़ रहती है कि आप जैसे माहौल में रहोगे आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही बनती है।
अगर आप गुड मेंटर के साथ रह रहे हो तो आप अच्छे दोस्तों के, अच्छे मेंटर के साथ में रहोगे तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी रहेगी। आप कुरान पढ़ते हो तो आपके दिल का रंग धीरे धीरे साफ़ होता है, ढेरों हदीसें मौजूद है। आप नमाज़ पढ़ते हो तो वो चीज़ें, रूहानियत आपके अंदर आ जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन इसके अंदर में ये आपको सुनना है, बट ये कैसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए बता रहा हूँ। बट एग्ज़ाम्स के लिए ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे एक स्टोरी सुनी और फिर उसी में स्क्रॉल करते चले गए, वो अच्छा तरीका नहीं है। फिर होता है कि डेली अफर्मेशन। डेली अफर्मेशन का मतलब ये रहता है कि आप डेली नमाज़ पढ़िए, डेली आप दुआएँ करिए और अपने आप को पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि जैसा इंसान बोलता है, ये बात याद रखना हमेशा, हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और अगर आप ये चीज़ को समझ जाओ ना अभी, तो शायद ज़िंदगी में जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना, डेफिनेटली पा लो। जैसे लड़कों की मैं बात देखूँ कि हमें एक शौक़ रहता है कि नहीं भाई अच्छी कार्स हो, कोई गेम्स आ रहा है या कुछ अच्छी चीज़ें से भाई बाइक हो। अगर आप वो चीज़ को सोच रहे हो, डेली लिख रहे हो, या लड़कियों के लिए भी देख लो कि एक ड्रीम है कि मुझे अच्छा खासा पैसा कमाना है, ये एक अच्छा प्रोफेशंस बिल्ड करना है, तो जैसा आप अपने आप को बोलोगे वैसा ही आप बनोगे। अगर आप निगेटिव बोलोगे तो वो निगेटिव एनर्जी या निगेटिव पीपल से ही आप मिलोगे, क्योंकि आपके माइंड में वही चीज़ चल रही है, तो आप उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में देखोगे। लेकिन आप अगर पॉजिटिव देखोगे तो सिंपल सी बात है, जब आप पॉजिटिव लोगे तो आप पॉजिटिव लोगों से बात करोगे, उनसे मिलोगे, तो फिर आपको नए सजेशन और मिलते जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ में जो अब हमारा सेक्शन 20 स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ आपके लिए अभी के लिए, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट टर्म गोल के तहत रखा हूँ, तो अब आपके एग्ज़ाम्स है, तो एग्ज़ाम में किन चीज़ों को आपको फोकस करना है वो चीज़ें ज़रूरी है। इसको बड़े ध्यान से देखना, लड़के भी और लड़कियाँ भी, और आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। बाद में मैं दोनों चीज़ें जो प्रॉब्लम थे, तुम्हारा थ्योरी का प्रॉब्लम था, तुम्हारे इसके फॉर्मूले के और इकोनॉमिक्स के भी चीज़ें थी, और भी ऐसे बहुत सारी, ये तो 3 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो स्टडी टेक्निक्स हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पहले ये चीज़ रहती है कि हम कौन से मिस्टेक्स करते हैं। इसमें से मुझे ये बताइए कितने लोगों ने अपना प्लान बताया कि मुझे स्टडी के लिए प्लान करना है, एग्ज़ाम का प्रॉपर टाइम टेबल है किसी का? देखो, अब यहाँ पे पूरी क्लास के अंदर में आप जितने बच्चे हो उसमें से कितने 90% ही, सपोज़ 1-2 जो हाथ नहीं उठा पा रहे होगे, उन्होंने ये चीज़ किया, बट उनका प्लान नहीं है। तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने शिप की बताया, जब आपके पास प्लान ही नहीं है तो क्या आपको कामयाबी मिल सकती है? क्या आप एग्ज़ाम्स के अंदर में आपको पता है कि कैसे करना है? जब नहीं है तो आज ही आपको ये करना है कि ये सेशंस के बाद में अपना एक स्टडी का प्रॉपर प्लान बनाना है कि मुझे स्टडी करना है। अगर नहीं भी किए होगे तो फिर मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे थ्योरी के पेपर समझ में नहीं आता, या थ्योरी मुझे समझ नहीं आती है, फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम उसको डायरेक्टली रट्टा मार रहे हैं। इसी वजह से वो कॉन्सेप्ट हमारे जब क्लियर नहीं होते हैं तो वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती है, और जब समझ में नहीं चीज़ आती है तो हम पेपर में कैसे लिख सकते हैं? तो ये चीज़ रहती है कि किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, और आज तो बहुत सारे हैं। फिर ये बहुत चीज़ है कि इग्नोरिंग द पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स, जो आपके अभी यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या आपके जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसको आप बहुत लाइटली ले रहे हो। अगर आपने इतना ही सॉल्व कर लिया ना, बगैर पढ़े भी, बस थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे आते हैं जो रिपीटेशन ही रहेंगे। टीचर लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक एक क्वेश्चन उसमें से निकालते हैं ताकि वो चीज़ें आपके लिए आसान कर सके। अब आपको तो समझिए बस चम्मच से खाना है, तो अब आपको अगर चबा भी नहीं पाओगे तो सच में बताइए अल्लाह ताला भी हमारी मदद नहीं करेगा, है ना? अल्लाह ताला भी उस कौम की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो ये चीज़ आपको देखना है, इसीलिए हमेशा याद रखो कि ये तो मेरी नज़र में 90% है। अगर किसी ने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किया है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, तो वो सिर्फ ये पेपर भी कर लेना और अपने टीचर्स ने ये बताए होंगे, तो ये चीज़ों के अंदर में से आपके 90% to 80% तो आपके सॉल्व आ जाते हैं। इसमें मैं आपको 3 तरीके से बताता हूँ कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो हर साल आता है, मतलब 100% वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जो इस साल आता है, अगले साल नहीं, फिर अगले साल आता है, फिर अगले साल नहीं, मतलब 2021 में पूछा, 22 में नहीं, 23 में पूछा, 24 में नहीं पूछा, 25 में पूछा। तो इससे उस क्वेश्चन का पैटर्न हमको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन पिछले 4-5 साल से, ये कब होता है? पास्ट पेपर देखने से, कि ये 4-5 साल से कंटिन्यू पेपर चल रहा है, तो इसका मतलब ये 100% इस साल आना ही आना है। समझ रहे? क्योंकि हम पैटर्न देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहती है, जो तीसरी टाइप्स रहती है, वो रहते हैं कि वो 2 साल 3 साल या कभी कभार आता है।
तो हमको क्या करना है कि एटलीस्ट ये जो 2 पॉइंट है, पहले वाला जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन जो अल्टरनेट ऑप्शन ईयर पे आते हैं उन पे तो फोकस करना है, और फिर टाइम बचता है तो इन चीज़ों पे देखना है। तो आपका एग्जाम बगैर पढ़े भी निकल सकता है, बगैर पढ़े इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अभी जो आपके पास में टाइम है उसमें आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हो। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया अभी कि वही है कि प्रॉपर अपना टाइम टेबल्स वगैरह बताए। मेमोरी टेक्निक्स के अंदर में कितने लोगों को मेमोरी मैप के बारे में पता है? कुछ आइडिया है कुछ आइडिया? किसी को इसमें से कुछ आइडिया है? कभी यूज़ करे मेमोरी मैप? कभी यूज़ कीजिए मेमोरी मैप? ये होता है एक मेमोरी मैप को बोलते हैं। ये चीज़ ऐसे रहती है कि जब हम अपने ब्रेन की बात करते हैं ना, तो ब्रेन हमारा यहाँ पर है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं। तो एक गलती ये लोग हम करते हैं कि ब्रेन साइंस के अंदर आप देखोगे तो जिस तरीके से ब्रेन को समझ में आता है आप उसको उस तरीके से फीड करिए। अगर ब्रेन को आपको लीनियर फॉर्म में नहीं समझ में आते, इसीलिए आप कई बार डेफिनेशन को भूलते हो, इसीलिए कई बार फॉर्मूलों को भूलते हो, इसलिए कई बार थ्योरी याद नहीं रहती है। क्यों? अब कोशिश करना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर अभी जस्ट इमेजिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजिन करना फिजिक्स का या कोई भी आपका एक सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक लो, मेन टॉपिक, उसको यहाँ पे रखो, कोई भी एक जो आपके दिमाग में आ रहा हो, उसके 4 पॉइंट 5 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी हो गए आप ऐसे ब्रांचेस में बना लो। कर लिए? इमेजिन करो, लड़के लोग भी इधर देखो, तुम्हारे दिमाग में कौन सा टॉपिक आ रहा? कौन सा टॉपिक आ रहा तुम्हारे दिमाग में? अभी कुछ भी नहीं आ रहा? ठीक है, कोई बात नहीं, सोचो, नहीं आ रहा तो सोचो, अभी ऑन द स्पॉट सोचो। फुटबॉल, बैटमैन, बुक्स का, स्टोरी, कोई कुछ तो आ रहा होगा। हाँ, क्या सुने नहीं आ थोड़ा? अच्छा, क्रिकेट आ रहा है। अब ये सोचो, क्रिकेट का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हम क्रिकेट का। क्रिकेट के अंदर में 11 ब्रांचेस बना लो, तो 11 प्लेयर तुम इधर में रख लो, कितने? 6, 5 इधर रख लो, 6 इधर रख लो। उनके बाद उनके साथ में प्लेयर के नाम वगैरह करके, उनके हस्बैंड वाइफ, ये वाइफ्स उनके बच्चे, तो तुम एक पूरा का पूरा एक मेमोरी मैप बना सकते हो। अब 11 प्लेयर कब पैदा हुआ था, क्या हुआ था, सपोज यहाँ पे हमने विराट कोहली को ले लिए, विराट कोहली की वाइफ हो गई यहाँ पे अनुष्का, अब उनके बच्चे, फिर वो कहाँ पैदा हुआ था, क्या हुआ था, कितना कब करियर की पूरा। तो आप अगर कभी ब्रेन में सोचोगे, क्रिकेट की बात जब भी आएगी, यहाँ से आएगा भाई ये विराट कोहली की ब्रांच है, पूरे के पूरे यहाँ है। समझ रहे हो आप? तो आपको स्टडी में कैसे अप्लाई करना है कि स्टडी के अंदर आपको मेन टॉपिक को इसको लेना है। आपके जहन में कोई आ रहा है टॉपिक? तो ये वाली चीज़ें ज़रूरी रहती है कि ब्रेन को आपको देखना। मैं बता रहा हूँ, अगर कभी आप इसको जाके देख लोगे ना, आपका स्टडी जो शेड्यूल टाइम है ना वो बहुत कम हो जाएगा। बस क्या करना है, कोई भी टॉपिक को सेंट्रलाइज लेना है, 3-4 उसकी ब्रांचेस निकालना है और उससे रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं उसको कवर अप करना है। एक ये चीज़ रहती है, एक मेमोरी टेक्निक्स के अंदर में ऐसा दिया है कि हम एक को कैंडल से, 2 को एक स्वान से ले सकते हैं, बटरफ्लाई हो गया 3, तो हम इससे ले सकते हैं कि स्वान एक कैंडल को लेकर बटरफ्लाई की पीठ पे बैठ के जा रही थी सेल बोट में। समझ में आए? तो अगर कोई वैल्यू हमको मिलती है, जैसे पाई की वैल्यू ले लो 3.14, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो 3 यहाँ से हो गया, पॉइंट के लिए हम कुछ भी एक लग सकते हैं, छोटा बॉल हो गया, उसके साथ में 1 कैंडल 1-4, ठीक है, 3 मतलब बटरफ्लाई की पीठ के ऊपर में एक छोटा सा लेते हो, तो कैंडल लेके जो बोट के अंदर में जा रहे थे 3.14। तो आप पूरी पाई की वैल्यू को भी, जो कि एक्चुअल में 3.14 नहीं है, वो काफ़ी लंबी जाती है, 3.149 ऐसा कुछ होता है, तो वो पूरा का पूरा चीज़ें आप याद रख सकते हो। ये चीज़ ग्राफ जो है, ये ग्राफ क्या बताता है कि जब आपने कोई भी एक चीज़ पढ़ते हो तो विदिन 24 आवर्स के अंदर में आप 80%, 80% जो चीज़ें रहती है वो भूल जाते हो। मतलब अगर कभी अभी आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठे हो, क्लास में कोई टॉपिक पढ़े और आपने उसको रिवीजन नहीं किया है, तो आप 80 आवर्स में जो रहेंगे, 24 आवर्स के अंदर में 80% चीज़ें भूल जाऊँगे। तो आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे, सपोज यहाँ, तो आपका ग्राफ ऐसा जाएगा, सेकंड रिवीजन करोगे ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, तो फिर वो क्या होता है कि ये जो ग्राफ बचा है, ये ग्राफ ऊपर में आता, तो तब वो आपका परमानेंट बनता है। फिर वो परमानेंट जब आपका बनता है तो फिर आप उससे चीज़ें भूलते नहीं हो। तो
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है। अब इसके लिए क्या होता है कि हम 3 टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। एक्रोनिम्स हो गया, फार्मूले को स्मॉलर पार्ट, मैंने जो बताया था कि आपको अगर कोई फिजिक्स का फार्मूला याद रखने में परेशानी हो रही है तो आप उसको कर सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़िए। रिपीटेशन, एक मैं छोटी सी चीज़ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, सभी से ज़रा ध्यान दे। मुझे ये बताओ, खेती कितने लोगों ने देखी है, या किसी के घर पे गार्डन है, या किसी ने पौधे लगाए हो, सब ने देखी है। हम खेत में क्या करते हैं, मिट्टी होती है बराबर, उसमें क्या डालते हैं, हम बीज डालते हैं। तो आपने भी सपोज़ मैंने आपको दिया कि गेहूं के जाना, हमारी एक एक्टिविटी चल रही, एग्जाम्पल के तौर पे हम सब बच्चे गए, हमने गेहूं डाले, तो क्या मुझे ये बताओ क्या वो गेहूं डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, या कोई भी पौधा? क्यों नहीं आएगा? खाद डालना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूस पानी देना पड़ेगा, उसका फिर एक टाइम पीरियड के बाद में तब उसमें से एक पौधा निकल कर आएगा। बस यही प्रिंसिपल हमारे जो स्टडी रहती है उसके ऊपर अप्लाई होता है। हमारा ब्रेन है ज़मीन की तरह, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उसमें सपोज़ गेहूं डाल रहे, जैसे ज़मीन के अंदर आपने गेहूं का बीज डाले तो आपको वहाँ पे सेब मिलेगी क्या? आपने जो गेहूं डाले तो गेहूं ही मिलेगा, सेब लगाए तो सेब ही मिलेगा, ऑरेंज लगाए तो ऑरेंज ही मिलेगा। सेम तरीके से हमारे ब्रेन का प्रिंसिपल रहता है कि आप अगर अपने ब्रेन में अच्छी चीज़ें ऐड करोगे तो आपको वही ब्रेन रिटर्न देगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें कौन सी चीज़ें ऐड कर, जैसे ज़मीन के अंदर जहरीला पौधा लगाए तो वो जहर ही देगी, लेकिन गेहूं लगाए तो गेहूं देंगी, फल लगाए तो फल। ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है कि हम ब्रेन में जो चीज़ें फीड करते हैं, अगर आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीक़ों से उसमें डालोगे ब्रेन के अंदर तो आपको वो स्टडी का रिटर्न बैक मिलेगी। आप सोशल मीडिया की चीज़ें जो प्लेटफॉर्म रहते हैं उनकी चीज़ें रिपीटेशन कंज्यूम करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सोशल मीडिया ही मिलेगा। यूट्यूब से आप जो चीज़ें वीडियो देख रहे हो वही चीज़ें आपको मिलेगी। तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना कि हम अपने ब्रेन को किस तरीके से फीड करते हैं। लास्ट में अब हमारा बस एंड ऑफ द सेशंस है। जैसे एग्ज़ाम्स में अब आपकी पढ़ाई हो गई है, मुख्तलिफ हो गई, सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर लिया, अब एग्ज़ाम सेंटर जा रहे तो क्या चीज़ करना है? तो सबसे पहले आप अपने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, जो भी आपको इजी क्वेश्चंस लगता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। क्योंकि आधा पेपर हम सॉल्व करने के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं अब हमने पेपर थोड़ा सा कर लिया भाई, अब एटलीस्ट इतने मार्क्स तो हो गए कि अब पास हो सकते हैं, फिर आगे की प्लानिंग होती है। दूसरा, टाइम को बराबर देना। देखो गलतियाँ क्या होती है, फिजिक्स या न्यूमेरिकल टाइप में हम लोग टाइम बहुत दे देते हैं, या थ्योरी के अंदर में भी हम लिखते जाते और उसमें हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब हमारे क्वेश्चन अगर छूटेंगे तो हमें मार्क कम मिलेगी। तो कोशिश ये करना है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, भले ही आप चाहो तो थोड़ा सा कम कर लो उसको। एटलीस्ट 5 मार्क का था, आपने थोड़ा कम लिखे 3 मार्क मिलेगा, लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क का था जिस पे आपको भले ही 2 मार्क मिलने वाले थे, वो आपके 2 मार्क वेस्ट हो गए। और 1 मार्क से आप चाहे तो पास हो सकते हो, या चाहे तो आपका पेपर वो बैक रह सकता है। अब डिसाइड ये आपको करना है कि आप अपने एग्ज़ाम में क्या करना चाहते हो, मुझे पास होना है या फिर मुझे उस एग्ज़ाम को 1 नंबर से फेल करना है। इसीलिए हमेशा पूरे पेपर देखें, लास्ट के 10 मिनट के अंदर आप अपने जो एग्ज़ाम पेपर रहता है उसको देखिए। एक क्वेश्चन ये रहता है कि चलिए ठीक है सर, अब हमने सारी चीज़ें कर लिए, हमको सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम में हम क्लियर हो गए, उसके बाद क्या? क्योंकि देखिए अभी तो जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है आपकी, आप जर्नी आगे स्टार्ट होगी। उसके बाद ये एक पड़ाव होने के बाद लाइफ की जर्नी रहेंगी। तो हु विल गाइड अस? कौन आपको गाइड करेगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर ने बताया कि एक सेवा की टीम है, हम लोग पिछले 1-1.5 साल से इसमें काम कर रहे हैं। तो सेवा आपके साथ में रहेगी, ये ब्रेकआउट होगा, आपको सेवा निकल के आएंगी, सेवा आपके लिए हेल्प करेगी। तो पिछले 10 साल से जैसे एवतमल के अंदर में सेवा का काम शुरू हुआ था, उसके अंदर में उसी की बेसिस पे पिछले 1 से 1.5 साल हो गया हमको, हम काम करें। कम से कम हम 400 से 500 बच्चों से मुलाकात किए। एक बच्चे को अभी मेडिकल के लिए उसका अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगा है, अल्तमश उसका नाम है, तो अभी मेडिकल कॉलेज में। एक मोर्शी की बच्ची है, वो भी मेडिकल कॉलेज में रही है। एक लड़की को हम लोग और स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका भी इंशाल्लाह अगले साल आएगा। एक लड़का है जिसने पिछले साल 10वीं में 92 मार्क्स लेकर आया, तो वो CBSE से, वो भी उर्दू मीडियम से नहीं, CBSE से। उसकी स्टोरी ऐसी कि अभी वो फिज़िक्स के अंदर में क्लासेस करता है और ख़ुद से पढ़ाई करके वो आराम से अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो वो चीज़ें रहती है कि सेवा का ये जो प्रोग्राम चलते हैं इसमें हम लोग आपको हेल्प करते हैं। अब हमारी एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं, जैसे कि हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, 1 डे जमात रहती है, एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है। मतलब डोर टू डोर कैंपेन के अंदर में मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ, कुछ लोग शायद वाकिफ़ भी हो गए, कुछ लोगों को नया होंगे ये चीज़ पता। तो हम एक छुट्टी के दिन हर जगह जाकर बच्चों से मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम से, पेरेंट्स से भी मिलते हैं, आपके पेरेंट को भी समझाते हैं, क्योंकि बच्चों का ही समझना ज़रूरी है, पेरेंट का भी समझना ज़रूरी है। तो हम उनको भी बताते हैं कि पेरेंट्स के लिए क्या चीज़ें करना आपका ज़रूरी है। उसके बाद एक दिन की जमात किसी गाँव के अंदर में जाके वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करना, वहाँ के लोगों से करना।
नुक्कड़ सभाएं होती है, जैसे कि स्टेट के ऊपर में जाके लोगों को, अपनी कौम के लोगों को बताना कि भाई एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले जैसा अब दौर नहीं रहा। ये चीज़ आप मेरी समझ लो। आज आप ये बात को नहीं समझोगे, स्पेशली लड़कों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो तादाद बहुत कम है। क्या इतने ही बच्चे हैं कि 12वीं में? अच्छा, अभी थोड़ी देर में आएंगे ना? मैं सोचा भाई आने के ऐसा बोल रहे तो हाँ, क्योंकि क्या होता, देखो जो चीज़ आप लोग यहाँ पर है ना, ये चीज़ समझ लो कि अगर लड़कों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है और लड़कियों पर भी जिम्मेदारी है, लेकिन कैसा है कि हमारी जिम्मेदारी इसलिए बड़ी रहती है कि हमको अपने घर को भी देखना है, समाज को भी देखना है। अगर हम ही कामयाब नहीं होंगे तो क्या फिर हम बाद में चिल्लाते फिरेंगे कि हमारी कौम के साथ ये हो गया और वो हो गया। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है, तो उसके लिए हमको आपकी जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियां तो कर ही रही है, तादाद अपने सामने 1/10 के रेशो में कितनी ज़्यादा है, हम लोग मिलते भी है तो ये चीज़ रहती है। तो बड़े शर्म की बात है यार, लड़कों के लिए, हमारे लिए बहुत, मतलब ये तो चीज़ हमको सर पे लेना चाहिए कि नहीं, करके दिखाना है करके, बिल्कुल, है ना। तो नुक्कड़ सभाएँ हम लेते हैं, एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम जो आपके लिए हो रहा है, फिर करियर गाइडेंस सेशंस रहते हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ है। ये जो फ़ोटो है ये अपने ही एक एरिया की है, मिर्ची प्लाट की, बहुत छोटा सा स्लम एरिया है, और वहाँ पर ऐसे देखोगे आपके बच्चों को पता ही नहीं है, मतलब लेडीज़ की कंडीशन ख़राब, जेंट्स की कंडीशन ख़राब, कुछ ये नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितना स्लम एरिया है। तो हमने वहाँ से जाके बच्ची को बताई, ये बच्ची छोटी सी, तो बोलती मुझे पुलिस बनना है। अब उसके पास सोचो एक मकसद है, अगर उसको सही गाइडेंस मिला तो वो कितना ज़्यादा ये रहेगी। ये भी हमारे मिर्ची प्लाट की एक एग्जाम्पल है। ये बच्ची से हम मिले, CBSE से पढ़ती है। दूसरी बात, हम लोग ये बच्चों के घर पे जाके बताते हैं। यहाँ पर एक ये सब ये छोटे छोटे बच्चों से हम मिलते हैं। देखो, एक एक बच्चे को मकसद देना ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे। ये नुक्कड़ सभाएँ सिंधुजना घाट की है कि हमने नुक्कड़ सभाएँ यहाँ पे की, लोगों से ताल्लुक़ करके लोगों से बताना। उसके साथ में आप देख सकते हो कि ये जो फ़ोटोज़ है, ये हम एक गाँव गए थे, पावनी, सर पावनी था ना वो? हाँ, पावनी करके एक छोटा सा गाँव था, वहाँ पर इस बच्चे से हम मिले। ये उनका घर है, ये वाला आप देख सकते हो कि घर की कंडीशन कैसी है। ये 3 लड़कियां थी बेचारे, इनकी भी घर के थे, वालिद साहब बहुत ये थे। ये घर में ये बच्चा इतना होशियार है, मराठी मीडियम से 9th में था, वहाँ उर्दू स्कूल नहीं है, उसके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं है, ये बात समझो आप। उसके पास में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, उसके वालिद की आमदनी भी इतनी नहीं है कि वो बेचारा कर सकता है। और घर की कंडीशन आप देख रहे हो, अल्लाह ने तो आपको सारी चीज़ें अता की है। वो बच्चा बोलता है कि मुझे बोले आगे पढ़ना है, मुझे आगे इंजीनियर बनना है, ये चीज़ बोलता है। और फिर बोले कि भाई चलो ठीक है। तो मैंने पर्सनली उसको चेक करे, हमारे साथ अरबी सर थे, तो वो बच्चे के कॉन्सेप्ट भी बढ़िया थे 9th में। वो इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ रहा था, वो इतनी अच्छी मराठी पढ़ रहा था, वो इतनी अच्छी, और जो आप बोल सकते हिंदी भी पढ़ रहा था वो। ये एक बच्चा है, इसकी बहन, ये बच्चा है वो जो बच्चे के बारे में मैंने बताया ना, ये उसी गाँव से ये बच्चा आर्मी में लगा, अभी राजस्थान के अंदर में है आर्मी में। वहाँ पर कोई उसको बताने वाला नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई पीछे बताने वाला नहीं। वो अपने बलबूते पर जाके उसने प्रैक्टिस लिया और वो सिलेक्शन हो गया। आज वही नहीं, उसका घर पूरा सेटल है, वहाँ पे एक उन्होंने अच्छा बड़ा घर बनाया। ये चीज़ें हम देख कर आए, ये छोटे गांव की बात है, पावनी के पास की। ये बच्चों से हम मिलते हैं, ये अपने यहाँ के बच्चे, सिद्दीक प्लाट के बच्चे। पिछले साल हमने एक स्पेशल लड़कियों के लिए प्रोग्राम लिया था, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि हमने स्पेशल गर्ल्स का 21st सेंचुरी के कुछ हो गए भी शायद स्पेशल जो ग्रेजुएट हो गए थे, वहाँ पर हमने प्रोग्राम के अंदर में उनके डेवलपमेंट के ऊपर में और उनको सर्टिफिकेशन भी दिया था। तो इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम चलेंगे, तो जो इसमें रहते हैं, तो ये भी हम प्रोग्राम का एक हिस्सा रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ रहती है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर गोल, जो मैंने आपको बताया, उसके लिए कमिटेड है। हम सेवा की टीम है, तो जो अल्लाह का शुक्र है कि अपने एरिया के अंदर में ये चीज़ें काम कर रहे हैं। और आपको करना है, जिनको सिविल सर्विसेज में जाना है, जिनको मेडिकल में जाना है, तो इनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, सपोज़ कि आपको करियर में करना है, डिस्टर्ब हो गया, देखिए एक कॉमन चीज़ है कि इंसान हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं, और आप तो अभी अपने करियर के बहुत इनिशियल स्टेज पर हो, तो आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी हम लोग आपको टाइम टेबल भी देंगे 12th के, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। और ये जो चीज़ रहेगी, तो आप कभी भी हमसे आ सकते हैं कि मुझे करियर्स में क्या करना है ना। क्योंकि देखो, रास्ता अगर पता रहेगा, जैसे मैंने बताया शिप की एग्जाम्पल, जैसे बलून की एग्जाम्पल, अगर आपको रास्ता पता रहेगा तो सारी चीज़ें रहेगी। अल्टीमेटली क्या चीज़ रहती है कि बस कैसे भी तरीके से हमारी कौम को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक बार और इसको पढ़ लो, सभी लोग पढ़ो और ज़ोर से पढ़ो। तो अब समझ में आया कि वो जो अलग काम रहता है वो कैसा रहता है। तो अपने नज़रिए को बदलो,
अपने नज़रिए के साथ अपने एटीट्यूड को बदलो, अपना एटीट्यूड के साथ साथ में अपनी मेहनत पे काम करो। देखो क्या होता है कि एक्शन टेकर को ही सक्सेस मिलती है। खाली किसी चीज़ के पता होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने से ही आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं तो पता तो दुनिया भर का नॉलेज है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड लास्ट में क्यूटी सी स्माइल के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट टू योर एग्जामिनेशंस। तो ये चीज़ कह के मैं अब बताओ, अब 5 मिनट के अंदर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें से? अच्छा ठीक है। हाँ, बेस्ट टाइम की बात अगर कभी करें तो इस पर एक कैसे रहते हैं कि 2 टाइप के पीपल होते हैं। एक तो रहते हैं दिन में पढ़ने वाले, दूसरे रहते हैं नाइट आउल बोलते हैं उनको। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की बात ले अगर कभी हम, तो उसमें क्या था कि उन्हें रात में काम करना पसंद था। मैं खुद रात में पढ़ता था, मुझे दिन में पढ़ाई नहीं होती थी। सेम कॉन्सेप्ट के लिए जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसमें मुझे दिन में मैं एक कॉन्सेप्ट याद नहीं होता, तो रात में मैं कम से कम काफ़ी एक चैप्टर यूनिट खत्म करता। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अपने आप को पहचानना है कि आपका बायोलॉजिकल साइकिल कौन सा है। बायोलॉजिकल साइंस इन द सेंस कि मुझे कब पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में लगता है। बेस्ट अगर आप याद रखते हो, ये हो गया एक पार्ट। सेकंड चीज़ इसमें याद रहती है कि रिमेंबर कौन से समय में वक्त में ज़्यादा अच्छे से रहता है। तो फजर के बाद में जैसे आप उठते हो तो उसमें थ्योरी प्रोसेस को आप ज़्यादा करिए, और आफ्टरनून के अंदर में क्योंकि ब्रेन उतना ज़्यादा स्लीपिंग मोड में रहता है, खाने के बाद थोड़ी सी भूख आती है, तो आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर फॉर्मूले स्टैटिस्टिक है, तो उसको याद रख सकते हो। ये एक बहुत अच्छा रहता है। तो अपने आप को समझिए, क्योंकि हर एक पैटर्न अलग है। अभी मैं इनका टाइम टेबल आपसे कंपेयर नहीं कर सकता, आपका टाइम टेबल उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। हो सकता है अब इसमें से कोई लड़के जैसे कहीं घर के काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उनको उनके हिसाब से एडजस्ट करना है, तो वो चीज़ें रहती है। होप सो गॉट एन आंसर। कोई और क्वेश्चन लड़कों में से? हाँ पूछो, क्या पूछ रहे? जो बोले तुमने सब सही है बोलते। सब सही है? हाँ, ज़रा भी शक नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ना। 100% बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन? डन? जैसे एक सर वसीम सर अभी एक कॉलम में पढ़ने में आया था कि जैसे मोबाइल की भाषा बहुत जल्दी समझती। हाँ। तो इंसान की मेमोरी उसमें क्या था कि इंसान की मेमोरी जो डाउनलोड की जो प्रोसेस रही थी वो 24 घंटे में सिर्फ 3.5 घंटे रही। हाँ। जैसे आपने सुबह शाम का जो टाइम हाँ। वो 3.5 घंटे इनकी डाउनलोड मेमोरी कब कौन? काम करती है वो इनको चेक करना है, क्योंकि कैसा रहता है, हर एक बच्चे का अपना टाइम रहता है। मेमोरी है ना, ये सिर्फ जैसे अब इसमें भी अपन है तो 3.5 घंटे तुम अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो मेमोरी आपकी सिर्फ 3.5 घंटे की एक 24 घंटे में वो डाउनलोड कर सकती है, यानी तुमको याद हो सकता है। आपको सबसे पहले उसको वो टाइम ये करना है कि वो पता लग ही जाता है एक दिन अगर प्रैक्टिस में रहे कि वो अपने डाउनलोड मेमोरी कौन सी किस वक्त आपको पढ़ने से ज़्यादा याद होता है। बिल्कुल। उसको वो जिसको पता लग गया है उसके लिए बहुत आसान है। और एक टॉपर्स का डेली रूटीन, ये है चीज़ मुझे याद आ गई लास्ट में, कि टॉपर्स का डेली रूटीन बस यही रहता है जो मैंने सॉइल वाली एग्जांपल बताया कि पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। जितना रिवीजन आप करोगे, वो जो 3 घंटे की, वो कोई ना कोई 3 घंटे में अपने बैठ जाएंगे तो अपने को समझ ही आ जाएगा। तो वो चीज़ रिवीजन करके फिर परफेक्ट हो जाएगी। फिर हम कोई फार्मूला डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, कोई फार्मूला हम भूलेंगे नहीं, किसी भी किस्म के थ्योरी के कॉन्सेप्ट नहीं रहते हैं। थ्योरी को स्पेशली प्रैक्टिकल वे से ज़्यादा समझना रहते हैं। की पॉइंट जो रहते हैं ना, उसको फाइंड आउट करना रहता है उसमें से, कि अगर कभी पूरा एक कहानी हमको बयान की गई, जैसे मैंने बलून्स वाली कहानी बताया, तो उसमें की पॉइंट्स क्या है, बच्चा है, एक आदमी है, बलून की स्टोरी है, वो सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ में जो सेशंस रहा बहुत अच्छा रहा। अभी आगे की जो रहेगा वो सर बता देंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह वसीम सर, बहुत ही इफ़ेक्टिव अंदाज में एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, पीपीटी के ज़रिए से, कुछ कहानियों के ज़रिए से, तजुर्बात के ज़रिए से आपकी रहनुमाई फरमाई, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम साहब का। आप लोगों ने सवाल भी पूछे, भले ही 1-2 सवाल आए, लेकिन ये 1-2 सवाल भी कई लोगों के सवाल यकसा होते हैं,
पूछ नहीं पाते, एक ने पूछा तो बाकी लोगों को भी जवाब मिल जाता है। बहरहाल इसके बाद में हमारे दरमियान में अली जनाब मोहम्मद तौसीफ़ एडवोकेट साहब है। ये आपको थोड़ा सा लॉ ये करियर क्या होता है इसके बारे में मुख्तसर मालूमात देंगे, और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को भी गुज़िश्ता 3 दिन पहले फार्मेसी के बारे में गाइड किया गया था, यस या नो? सेंट्रल कॉलेज से हमारे सैयद सज्जाद सर आए थे जिन्होंने फार्मेसी का स्कोप बताया आपको। आप लोग क्या करो, एक फ़ाइल बनाओ, जैसे वो पम्फलेट सर ने जो देकर गए, वो अभी लॉ के पम्फलेट आएंगे, सीईटी की डेट शुरू है उसके बारे में थोड़ा गौर फिक्र करके फॉर्म भरो। शादाब साहब अपने दरमियान में मौजूद है, MKCL के ताल्लुक से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो और एग्ज़ाम के बाद में ठंडे दिमाग से इस पर सोचो और फिर अपने करियर का आगाज़ करो। चलिए तौसीफ़ साहब से अपने ख्यालात सुनते हैं, आइए सर। मैं एडवोकेट तौसीफ़ और असिस्टेंट प्रोफेसर RK खुटपड़े लॉ कॉलेज जरूर। तो यहाँ किसको लॉयर बनना था ऐसा मैंने सुना था, कौन क्यों बनना है? हाँ अच्छा, मैं वही तो बोल रहा मैं वही बोल रहा कि यहाँ एम ही अभी फिक्स नहीं है सर, यहाँ अभी एम ही फिक्स नहीं है। और हमारा जो दिवाली के बाद का जो पीरियड था ना, अभी जो तुम्हारा 2-3 महीने, वही तुम्हारा मेन टाइम था कि एम फिक्स कर लो। क्योंकि कैसा है, जब तक एम फिक्स नहीं करेंगे, अब सीईटी के डेट शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट सभी के, डीएड की भी शुरू होगी ना, बीएड सभी की सीईटी डेट आ चुकी है और लगभग उसको भी 1 महीना होते आ रहा सभी सीईटी डेट्स को। अब तुम्हारा एम ही फिक्स नहीं है तो डेट्स के बारे में तो तुमको पता ही नहीं होगा और सीईटी के फॉर्म कब भरेंगे, बरोबर है? अच्छा ठीक है, तुम्हारा आर्ट्स किस किस का है? अच्छा ठीक। अब आर्ट्स वाले आगे चल के क्या करेंगे? ठीक है, साइंस के पास में तो बहुत ऑप्शन है, बरोबर है? आर्ट्स के बच्चे आफ्टर 12 क्या करेंगे आप? बीए के बाद एमबीए क्या करेंगे क्या? बीए के बाद कुछ भी नहीं? हाँ, एमए के बाद बरो नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा टारगेट अभी से फिक्स करना पड़ेगा ना, क्या हाँ हमको ये करना है, ठीक है ना? फिर एमए के बाद कुछ भी नहीं, एमए के बाद भी ऑप्शन है। यहाँ तक कि अभी से बीए से ही फर्स्ट ईयर से ही यदि आप बीए करते हैं तो कॉम्पिटिटिव के लाइन में लग जाओ, नहीं तो बीए प्लेन बीए करके कोई फ़ायदा नहीं। उसके साथ में यदि कॉम्पिटिटिव में बहुत से, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीए वाले ही कॉम्पिटिटिव इसमें है, यहाँ तक के मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मेसी, हर फील्ड में सिविल सर्विस अवेलेबल है। गवर्नमेंट की हर क्लास 1 ऑफिस हर ट्रेड में है सर। जैसे वेटरनरी के लिए भी क्लास 1 ऑफिसर है, वेटरनरी यदि डॉक्टर रहते हैं या फिर कोई भी हर फील्ड में क्लास 1 ऑफिसर है, उसके लिए सिविल सर्विस के लिए यदि प्लेन बीए करते हैं तो। अब रहा लॉ से ताल्लुक से बात, तो मैं यहाँ जो जिस लॉ कॉलेज पे हूँ वहाँ 5 इयर्स LLB कोर्स है, उसमें बीए प्लस LLB 3 साल पहले, यदि मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद में आपको बीए इन लॉ की डिग्री मिलती है, देन 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद में LLB की। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है? इसके फ़ायदे ये है कि सिर्फ
एक LLB करने के बाद में सिर्फ एक वकील ही बनना, ये एम रखना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में जैसे लॉ प्रोफेसर है, लीगल एडवाइज़र है, हर पैनल पे अभी लीगल एडवाइज़र या फिर एक जैसे हर बैंक के पैनल पे, अभी मैं उसी का काम कर रहा ज़्यादातर तो बैंक के, तो हर बैंक के पैनल पे एक एडवोकेट रहता है जो, और उसके बिना आपको कोई भी बैंक लोन देती ही नहीं। कोई भी आपको मॉर्गेज करना है तो मॉर्गेज डीड बनाने का काम, सर्च रिपोर्ट देने का काम ये एडवोकेट का है उस पैनल के। तो सोर्स ऑफ इनकम को नहीं देखना। यदि आप ये देखते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम या ऐसा ऐसा, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम अपने आप बनते चले जाते सिर्फ एजुकेशन लो तो, ठीक है। उसके बाद में एक अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, नाम सुने होंगे शायद। अटर्नी जनरल बोले तो उसको हिंदी में बोला जाता महान्यायवादी, जो गवर्नमेंट खुद जहाँ इसका नहीं जा पाती कोर्ट में या फिर दूसरे देशों के साथ में जो भी करार करती है वो खुद नहीं जा पाती, तो वो गवर्नमेंट के तरफ से एक अटर्नी जनरल सिलेक्ट होता है, वो भी उसका भी क्वालिफिकेशन LLB रहता है। एक एडवोकेट जैसा इंडिया को अटर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है, वैसी स्टेट को एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में एक आर्मी में भी एक LLB की पोस्ट है, जिसमें डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे अपने को वहाँ सिलेक्शन हो सकता है, वह है जैक की एग्ज़ाम, जज एडवोकेट जनरल। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड है कि जिसके ज़रिए अपन लॉ में भी तरक्की कर सकते हैं। अभी एक पॉम्पलेट दिए जाएंगे, जिसको इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं क्या बस सभी दे दो, हाँ इंटरेस्ट होगा जिसको ऐसा लगता है कि इस फील्ड में हमने जाने होना, तो उसने उसको वो इसलिए ले रहे हैं हम, उसमें एक नीचे स्लिप है तो वो फिलअप करके वो मुझे देना, क्योंकि उस अब कैसा रहता, फॉर्म तो भर देते लेकिन कई मोबाइल नंबर मिस्टेक हो जाती है या फिर मेल किसी के साइट के वजह से मैसेज नहीं आ पाता, तो इसलिए हम उनको टाइम टू टाइम उनका रिमाइंड करके देते कि अभी एडमिट कार्ड आ गए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, ये सब हर चीज़ बताने के लिए। तो जिसको इंटरेस्ट होगा तो वो मुझे अभी पॉम्पलेट के नीचे एक फॉर्म है, उसमें मोबाइल नंबर है, सब है, तो वो सब भर के मुझे दे देना, ठीक है। और इसके बारे में कोई क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ लॉ ओनली? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया भाई बहुत बहुत। एक मिनट साथ में दे देते। अभी मोहम्मद तौसीफ साहब ने लॉ के बारे में बताया आपको। एक इम्पॉर्टेंट फील्ड होती है जिसके ज़रिए से आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। 12th के बाद में 5 साल कोर्स होता है जो ज़रूर कॉलेज में है, जैसे जहाँ पर ये पढ़ाते हैं वहाँ पर है, और एक 5 साल कोर्स होता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे आप मेडिकल के लिए नीट देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए JEE देते हैं, तो वैसे वकालत के लिए क्लैट करके एग्ज़ाम आता है, जो नेशनल लेवल की 14 यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें एडमिशन होता है आपका 5 साल कोर्स में डायरेक्ट क्लैट एग्ज़ाम के थ्रू। अगर आपने वहाँ से लॉ कर लिया तो आप हाई कोर्ट की डायरेक्ट हियरिंग कर सकते हैं, जिसमें एक हियरिंग की फ़ीस वकील लोग 1-1 लाख रुपए लेते हैं। और अभी स्टैटिक्स इन्होंने बताया नहीं, लाखों केसेस ऐसे हिंदुस्तान में जो पेंडिंग में पड़े हुए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। तो दुनिया में इंसाफ करने के लिए ये डिग्री करना ज़रूरी है। हम समझते हैं कि भाई जो लॉ करते हैं वो झूठ बोलते हैं, ये गलत कंसेप्ट हमारे माइंड में बैठ गया। थोड़े से जो कंसेप्ट है ना अपने, वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब तक ये कंसेप्ट सही नहीं होंगे, यानी जो गलत फहमियाँ जो बैठी हुई दिमाग में वो नहीं निकलेंगी, तो तब तक कि हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। जैसे मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता कि एक आदमी है जिसने 200 रुपये का जूता ख़रीदा है और एक दूसरा आदमी है जिसने 5,000 रुपये का जूता ख़रीदा है।
जिसने 200 रुपये का जूता ख़रीदा है वो जूता पहन के रास्ते पर चल रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक 5,000 का जूता ख़रीदने वाले ने जूता पहना है लेकिन उसके जूते में कंकर फंसा हुआ है। आप मुझे बताइए कि वो 5,000 का जूता पहनकर जिसमें कंकर अटक गया वो जूते के अंदर, तो वो हरी घास पर भी चल सकेगा कि इत्मीनान से चल सकेगा? यस या नो? क्यों? जूते में क्या है? जूते में क्या है? बोलो ज़ोर से। ऐसे ही हमारे दिमाग में कंकर है कि भाई लॉ करें तो झूठ बोलना पड़ेगा, लड़कियां लॉ कर नहीं सकती, लड़कियों के लिए वो वकालत की फील्ड मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? उनको हुकूक हासिल करना नहीं है क्या? हज़ारों लाखों बेगुनाह औरतें कोर्ट के चक्कर काट रही है, जेंट्स भी काट रहे हैं, मालूमात नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, सहूलत बख्श कोर्स है, बहुत दूर ज़रूर नहीं है। अगर लड़के भी एडमिशन लेना चाहती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ी, आसिफ भाई भी हमारे साथ में है, थोड़ी सी रियायत की भी हम इनको वादा कर लेते हैं अपन। अगर थोड़ी सी रियायत की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ जाने आने में दिक्कत है, तो वो भी आपके लिए हम कर सकते हैं। इसलिए इसमें पहल करो, आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रोफेशन के ज़रिए पैसा कमाओ, लेकिन कम से कम क्वालिफाइड तो बनो। तो इसलिए अपने थोड़ा सा कंसेप्ट को दूर करना है। अभी हमारे दरमियान में MKCL की तरफ से शादाब भाई आए हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मुख्तसरन अपनी बात पेश करें, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, है ना? तो मैं अब आपका एग्ज़ाम का सर ने आपको एग्ज़ाम के बारे में पूरा बताए, ठीक है? अब एग्ज़ाम के बाद में क्या करना है? आगे कुछ नहीं, छुट्टियाँ लगेंगी, आराम करेंगे घर पे, है ना? नहीं, कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस ऑनलाइन मोड पर, कुछ ना कुछ मोबाइल पर, मोबाइल सबके पास में अवेलेबल है, कुछ ना कुछ आप यूट्यूब पे से भी सर्च करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम हो गए, आपको सिर्फ बैठना ही है, ठीक है ना? आप क्या करना, 12th के बाद में जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, नहीं भाई हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम चले शादी में, है ना, इंजॉय करेंगे, नहीं, इंजॉय भी करना। इंजॉय के साथ साथ में आप स्किल डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेस है, कुछ कोर्सेस मेरे पास में अवेलेबल है करियर गाइडेंस के बारे में। जैसा कि अभी हमारे MKCL ने क्या किया है, यानी कि कोर्स लर्निंग प्लस अर्निंग, ऐसे अभी कोर्स चालू है। अभी मुझे कल की बात है, मैंने सर से भी डिस्कस किया इस बारे में। मेरे को प्लेसमेंट के लिए 2 लड़कों का ऑफर है, यानी कि 2 लड़के MKCL को मेरे को देना है, उनको वो जॉब दे रहे हैं। जॉब कहाँ पे? सिर्फ अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती में जहाँ पर भी अवेलेबल है वहाँ पे वो जॉब अवेलेबल करा के देंगे अपने को। पेमेंट्स के लिए भी अच्छा देने वाला है। ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है उनको कि ग्रेजुएशन ही होना करके, है ना? सर से बात किया मैंने, वसीम सर से भी बात किया मैंने, क्या जॉब के लिए है करके रिक्वायरमेंट। अब आज उनसे पूरी डिस्कस हो जाएंगी मेरी, मैं सर को बता दूंगा। यानी कि आपको 12th के बाद में सिर्फ ये नहीं क्या एक खाली पीली बैठना है, आराम करना है, नहीं, कुछ ना कुछ आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करो। मेरे पास में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। किसी का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ कोर्स के बारे में, ठीक है ना? तो बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अभी सर बोलिए कुछ। हाँ, हमारे दरमियान में समीर साहब भी सेवा के रुकन हैं, वो भी 2 मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, थोड़ा समाअत कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये कहना है कि हम ये दिमाग से निकाल लें कि हमारे अब्बू क्या करते हैं। हमारे अब्बू जो है सब्जी का धंधा करते, हमारे अब्बू जो है फुटपाथ पे फल भाजी बेचते, ट्रक ड्राइवर है, लेबर है। ये दिमाग से निकाल दें। मेरा कहना है कि इस दौर में एजुकेशन से ही इनकलाब आ सकता है, और वो एजुकेशन हासिल करके आप इनकलाब पैदा कर सकते हो, अपना मुस्तकबिल बना सकते हो। इसलिए हमारी जो टीम है सेवा की, वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेंगी और आपके साथ काम करती रहेंगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।
हमारे आज के सेशन में हमारे दरमियान में मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब सैयद मीर रुस्तम अली सर उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं सर का प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। आप ज़ोरदार तालियां बजाइए। हमारी स्कूल के तलबा के लिए रहनुमाई के तौर पर यहाँ पर गाइड का काम किए जनाब वसीम सर ने, तौसीफ़ साहब ने, मोहम्मद शादाब साहब ने। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान में जनाब मोहम्मद हसीब साहब और जनाब मोहम्मद आसिफ साहब मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से प्रोग्राम को सुना है, आपके लिए ही प्रोग्राम था। इस उम्मीद के साथ में कि आप लोग इस प्रोग्राम को अपना यादगार प्रोग्राम बनाकर अपना लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम बनाएंगे और कुछ न कुछ फ्यूचर के मंसूबे बनाकर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के मुस्तकबिल के नए ख्वाहिशात की दुआ करते हुए प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपको एक पेज दिया जा रहा है, उस पर आप अपनी डिटेल लिख देंगे और आपको अभी पम्फलेट तकसीम हो जाएंगे। फिर 2 मिनट के बाद इत्मीनान से आप अपने अपने घर जा सकते हैं। खड़े हो जाओ बेटा, ले लो ना जल्दी जल्दी। नुमान खड़े रहना देना एक इधर। वो पेज इधर दे दो एक। वसीम भाई पेज डालो दिएंगे इधर। पेन भी नहीं लाए। कॉलेज से लाया हो चुकी है और आना हूँ 5 से हाँ इशरत मैडम, हाँ 2 हो गए समझो। हाँ दे दो, देते जाओ ना बेटा, देते जाओ एक एक।